गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर की पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम देखने वाले प्रजातांत्रिक शिक्षा की अधिगम में भूमिका। क्योंकि अधिगम के लिए कल हमने बहुसंस्कृतिवाद के आधार पर अधिगम में किस प्रकार से उसकी भूमिका है उसको समझा था। आज हम देखते हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है तो इसमें अनिवार्य है कि यहाँ के बच्चों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास हो, स्वतंत्रता, समानता, अपनत्व, भाईचारे की भावनाओं का विकास हो, सभी को समान जैसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के समस्त अवसर प्राप्त हो, समानता, न्याय आदि के जो जितने भी अवसर हैं उनको उन्हें प्राप्त होना अनिवार्य है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से एक समानता, स्वतंत्रता के अधिकारों की जो है मानसिकता या एक प्रजातांत्रिक नागरिक के जो गुण हैं उनका विकास किया जाना सरल और सुगम हो जाता है। इसीलिए अधिगम में प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो है वह विकास महत्वपूर्ण है। उसी चीज को हम देखेंगे। अधिगम में भूमिका, सबसे पहला है अधिगम वातावरण। अधिगम सबसे पहली बात आती है इसमें अधिगम वातावरण की कि शिक्षा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी को समान रूप से अपनी बात को कहने सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि सब अपनी बात को कहने का अधिकार होता है प्रजातांत्रिक मूल्य के अंदर। अब शिक्षक जब कक्षा कक्ष में खड़ा है, बालक की कोई समस्या, बालक अपनी बात को जब स्वतंत्रता पूर्वक रखने के लिए शिक्षक उसे अनुमति प्रदान करता है, उसको बोलने की अनुमति प्रदान करता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है, तो ऐसे में बालक खुलकर अपनी समस्याओं को शिक्षक से शेयर कर सकता, बता सकता है और आपस में चर्चा करके समाधान सुगमता से प्राप्त कर सकता है। अगर शिक्षक ऐसा नहीं करता है अर्थात वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं करता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करता है। इसीलिए अधिगम में ये प्रजातांत्रिक वातावरण जो है वो बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, इसीलिए अधिगम को प्रभावी बनाता है। दूसरा है अधिगम गतिविधियां। अधिगम अधिगम गतिविधियां यानी कि अधिगम के लिए सभी को समान अधिकार कि हर व्यक्ति को हर गतिविधि में सामूहिक रूप से या हर गतिविधि में भाग लेने का सभी बालक को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जब कोई भी गतिविधि चाहे कक्षा कक्ष के अंदर कराई जा रही है, कक्षा कक्ष के बाहर कराई जा रही है, ऐसे में क्योंकि हर गतिविधि से बालक कुछ न कुछ सीखता है, हर क्रिया के माध्यम से बालक कुछ न कुछ सीखता है, तो ऐसे में यही बालक अमुक कार्य को कर सकता है, ये बालक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। कोई बालक में क्षमताएं कम है लेकिन अगर उसे अवसर प्रदान किया जाए तो अब अभ्यास के साथ में वो उस कार्य को आसानी से सीखता है। प्रजातांत्रिक मूल्य के अंतर्गत या प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ऐसे में अधिगम के लिए जितनी भी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है उसमें संपूर्ण छात्रों को, जितने भी बालक हैं सभी को समान रूप से उसमें भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे कि उनमें अधिगम की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अगली बात जो है अधिगम कौशल। अधिगम कौशल विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करना, कहीं से भी जैसे अन्य स्थान से कहीं पर कोई कौशल एक अच्छा है तो उसको यहाँ पर अपनाना और बालकों को उसको सीखने के अवसर प्रदान करना, यानी कि हर प्रकार के कौशल के विकास में सहयोग प्रदान करना प्रजातांत्रिक मूल्य का एक माध्यम है। अर्थात कि प्रजातांत्रिक मूल्य के अंतर्गत सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसीलिए हर बालक को, हर व्यक्ति को किसी भी कार्य को सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसीलिए अधिगम के अंतर्गत विभिन्न कौशलों के विकास की स्वतंत्रता पाई जाती है। फिर आते हैं अधिगम क्षेत्र। अधिगम क्षेत्र, ठीक है ना। अधिगम के लिए कोई सीमाएं नहीं है, क्योंकि अधिगम के लिए जो एक कहना चाहिए कि विस्तृत क्षेत्र है,
संपूर्ण ब्रह्मांड अधिगम के लिए एक माध्यम है। तो यहाँ पर अधिगम के क्षेत्रों को भी हम एक निश्चित सीमा के अंदर नहीं बांध सकते। बालक जिस तरह से किसी कार्य को सीखता है उसको उसी तरह से सीखने के अवसर प्रदान किए। जैसे कि वो कहानी विधि के माध्यम से किसी को सीखना, बालक अधिक सीखना पसंद करते हैं, तो उन्हें अधिगम के लिए जो है जो क्षेत्र है उन अधिगम के माध्यम से, अधिगम के लिए कहानी के जो है उपयोग करके उस चीज को सीखने के अवसर प्रदान किए जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अधिगम का जो क्षेत्र है कोई सीमित नहीं है, हर क्षेत्र में हर तरफ ज्ञान के लिए कोई ना कोई संसाधन उपलब्ध है। उस तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी तरीके से उपयोग करके और बालक को उस ज्ञान को उपलब्ध कराना एक सशक्त माध्यम होता है अधिगम का क्षेत्र, जिससे कि बालक हर तरह की जानकारी को एक कहना चाहिए कि सरलता पूर्वक आसानी से ग्रहण कर पाता है। फिर बाद में है अधिगम उद्देश्य। अधिगम उद्देश्यों की जहां तक बात आती है तो शिक्षा से के उद्देश्य जितने भी निर्धारित किए जाए वो इस बात को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाए जिनसे कि बालक में प्रजातांत्रिक मूल्य या गुणों का विकास हो सके। केवल स्व तक ही सीमित न रहे। एक प्रजातांत्रिक गुणों के लिए जिस मूल्यों के जिन गुणों की आवश्यकता होती है प्रजातांत्रिक व्यक्ति के विचारधारा के लिए उनका विकास उसमें सुगमता पूर्वक हो सके, अगर उद्देश्य ऐसे निर्धारित हैं तो प्रयास वैसे ही किए जाते हैं, उसको आसानी से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि शिक्षण का मूल जितने भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति होना ही या उस उद्देश्यों को प्राप्त करना, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन आना शिक्षा का मूल होता है। तो उसी चीज में अधिगम के उद्देश्य जो प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में सहयोग कर सकें। फिर है कक्षा कक्ष प्रबंधन। कक्षा कक्ष प्रबंधन की जहां तक बात आती है तो कक्षा के अंतर्गत सभी कक्षा का प्रबंधन इस तरह से किया जाए जिससे कि हर बालक को सीखने के समान अवसर उपलब्ध हों, हर बालक की रुचि योग्यता और क्षमताओं के अनुसार हर क्रिया गतिविधि में भाग लेने के समान अवसर उपलब्ध हो। यानी कि कक्षा को इस तरह से उसका प्रबंधन किया जाए कि हर बालक को उसकी सुविधा के अनुसार समस्त संसाधन उपलब्ध हो सके। उसके बाद में अधिगम सामग्री। अधिगम सामग्री, अब जितनी भी अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है उसमें इस तरह से कई विशिष्ट सामग्री का अगर हम केवल उपयोग करके और बालक के सामने प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित है कि बालक की मानसिकता किसी एक विशिष्ट पर अटक जाएगी। लेकिन प्रजातंत्र है वो सभी को समान अवसर उपलब्ध कराता है। इसीलिए जब अधिगम सामग्री का चुनाव किया जाता है वह सभी को जिसकी जैसे कहना चाहिए कि जहां से जो चीज ज्यादा उपयोगी है उस चीज को उठाया जा सकता है, अर्थात कि सभी को ध्यान में रखते हुए अधिगम सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जिससे कि सभी को समान महत्व प्राप्त हो सके, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई विषय हो, चाहे तथ्य हो, चाहे घटना हो, सभी को समान महत्व प्राप्त हो सके। इस तरह की अधिगम सामग्री का चुनाव किया जाना चाहिए। अधिगम व्यूह रचना। व्यूह रचना, अधिगम व्यूह रचना यानी कि किसी भी एक पाठ जिसको हम पाठ्य योजना भी कह सकते हैं। पाठ के जब हम एक योजना को तैयार करते हैं तो एक तो होता है कि किसी एक व्यक्ति की अपनी सोच या मानसिकता के आधार पर उसे तैयार किया जाता है। तो जैसा मैं सोचती हूँ, जैसी मेरी सोच विचारधारा है, मेरा दर्शन है, मैं उसी के अनुकूल उस पाठ को तैयार करूंगी। लेकिन अगर हम प्रजातांत्रिक मूल्य की जहां तक बात करते हैं तो उसमें हम उस योजना उस व्यूह रचना को तैयार करने में हम किसी परामर्शदाता, निर्देशनकर्ता, प्रधानाध्यापक, अन्य कोई शिक्षक, छात्रों का भी सहयोग हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कि मिलजुल के सभी की विचारधाराओं के आधार पर जब व्यूह रचना का निर्माण किया जाता है तो उसमें समग्रता को स्थान प्राप्त होता है और किसी एक व्यक्ति की विचारधारा पर आधारित होता है तो वहां पर एकत्व की या एकात्मता की भावना का विकास होता है। इसीलिए अधिगम व्यूह रचना में की जो है और प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करने में जब सभी का सहयोग लिया जाता है
तो बालक में इस गुण का विकास होता है कि हम सभी का सहयोग प्राप्त करके और अगर किसी कार्य को करते हैं तो वो अधिक प्रभावी, उपयोगी और महत्वपूर्ण बन पाता है। उसके बाद में है अधिगम संस्कृति। अधिगम संस्कृति की जहां तक बात आती है तो अधिगम संस्कृति से मतलब है कि किसी एक क्षेत्र विशेष स्थान को ध्यान में रखकर बात न की जाए। अधिगम के लिए विभिन्न जहां से जो अच्छी चीज उपलब्ध हो रही है हमें उसे सम्मिलित करना चाहिए, एक अच्छा वातावरण निर्मित हो जिसमें कि एक कहा जाए कि सभी के संस्कृति को जिसमें सम्मिलित किया जा सके। संस्कृति से मतलब कि जिस संस्कृति की जो महत्वपूर्ण और उपयोगी विचारधारा है जिसकी वजह से विकास के पथ पे आगे सुगमता पूर्वक बढ़ा जा सकता है उसको हम सम्मिलित करके और मतलब कहना चाहिए कि सभी की जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, सभी के उपयोगी तथ्य हैं, घटनाएं हैं, उनको सम्मिलित करके और एक उपयुक्त अधिगम व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो निश्चित है वो बालक के लिए लाभकारी होगी। इसीलिए अधिगम संस्कृति का इस तरह से निर्माण किया जाए जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास कर सके, यहाँ पर एकल पर न रह के प्रजातांत्रिक बन सके। अगली बात है अधिगम प्रभावशीलता। अधिगम प्रभावशीलता। अब अधिगम प्रभावशीलता यानी कि जो अधिगम आप करा रहे हैं बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। अब प्रभावशीलता को बनाने के लिए अनिवार्य है कि जिस तरीके से हमने व्यूह रचना का निर्माण किया है वही उसी तरीके से हम इसकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जहाँ जिस विधि से जिस तरीके से अधिगम को प्रभावी बनाया गया हम उसे अपना सकते हैं। उसको प्रभावी बनाने के लिए कईयों की राय ले सकते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकों की राय, दार्शनिकों की राय, हम उसके आधार पर उनकी विचारधाराओं का उपयोग करते हुए उसको अधिक प्रभावी बना सकते हैं, जो कि एक प्रजातांत्रिक गुण का विकास करती है कि सभी का सहयोग, सभी को समान महत्व दिया जाए और सभी का समान महत्व होता है, तो इस गुण का विकास आसानी से संभव होता है। फिर बाद में आता है अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांतों का पालन किया जाए जो कि मनोविज्ञान के माध्यम से जो अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनको ध्यान में रखकर अधिगम की व्यवस्था की जाए जिससे कि एक प्रजातांत्रिक गुणों का मूल्यों का विकास हो सके, यानी कि प्रजातांत्रिक शिक्षा के माध्यम से ऐसे नियम, जिन नियमों का एक प्रजातांत्रिक मूल्य के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिन नियमों का होना अनिवार्य है उन नियम और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अधिगम की व्यवस्था की जाए जिससे कि प्रजातांत्रिक शिक्षा के माध्यम से एक कहना चाहिए कि प्रजातांत्रिक अधिगम का अधिगम बालक का हो सकता है। इसके बाद में अधिगम को प्रभावी करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वे प्रजातांत्रिक कारक, तत्व, मूल्य, घटनाएं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं, यानी कि अधिगम के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, उनको उनका यहाँ पर उपयोग करते हुए अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस प्रकार से अधिगम प्रजातांत्रिक शिक्षा के माध्यम से जो अधिगम की जो है या बालक के अधिगम में प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक मूल्य या एक प्रजातांत्रिक व्यक्ति का निर्माण करना या प्रजातांत्रिक गुणों के विकास के लिए अनिवार्य है कि शिक्षण व्यवस्था, अधिगम व्यवस्था इस तरह से हो जिसमें कि बालक के में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास हो सके। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आज का आपका प्रश्न रहेगा
प्रजातांत्रिक शिक्षा की अधिगम में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर अगर घर से बाहर निकलना पड़ता है तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।